जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राम प्रताप मौर्य, फैकल्टी ऑफ मैथ एट मेजर कलसी क्लासेस। तो बच्चों चलो हम लोग आज लेकर के आए आप लोगों के लिए एक नेवी का, जो बच्चे नेवी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन मॉडल पेपर। और उम्मीद है कि आपको जैसे ही पेपर जो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा नेवी का, नेवी की वैकेंसी भी आने वाली है, तो वैसे ही आपको यहाँ पर मैं मॉडल पेपर लेके आया हूँ। और 25 क्वेश्चन है इसके, और 25 के 25 क्वेश्चन एकदम चुन चुन के रखा हूँ, और जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, समझिएगा। सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा डज नॉट इक्वल टू बीटा but alpha square equal to 5 alpha minus 3 and beta square equal to 5 beta minus 3, then the equation having alpha upon beta and beta upon alpha as its roots। पूछ रहा है कि हमको वो इक्वेशन बतानी है जिसके ये और ये क्या हों, रूट हों। आपको पता है, आपको ये बात अच्छे से पता है कि इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा एक्स इन प्लस अल्फ़ा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तब क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा एक्स, और ये हो जाएगा कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपको ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, आप ज़रा यहाँ पर देखिए। ये जो अल्फ़ा बीटा है वो इस प्रकार से लिखा गया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 3। जो अल्फ़ा और बीटा हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि वो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3, ठीक है ना, इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आप निकाल लीजिए, क्योंकि भाई अल्फ़ा और जो बीटा हैं वो इसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्या आएगा 5, और अल्फ़ा बीटा कितना आ जाएगा, c अपॉन ए यानी कि 3। तो बस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, 25 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 19। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 19 बटा अल्फ़ा बीटा का मान कितना है 3 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 9x, और ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा लेंदी है बट इंटरेस्टिंग है। कैसे, आपसे पूछ रहा है कि y बराबर ये आपको दिया गया तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, पहले हम इसको अलग से लिख लेते हैं। y इक्वल टू क्या दिया गया है, y इक्वल टू दिया गया है x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n। सबसे पहले इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लो, तो क्या आ जाएगा, n x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1, और इसका क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका 2x, तो क्या आ जाएगा x, नीचे से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बात क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा, n x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर n माइनस 1, और इनटू ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये ध्यान देखो, ये तो हमारा y ही है, तो ये क्या आ जाएगा n, और ये इसकी पावर n माइनस 1, ये भी हमारा y है, तो y की पावर n माइनस 1 इंटू वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा, n y की पावर n अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू n वाई पावर n आ जाएगा। अब उसके बाद आप क्या करिए, n वाई पावर n आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा नहीं, ये तो हमारा y ही है भाई, ये तो हमारा y ही है, तो ये हमारा क्या आएगा, ये सिर्फ y आएगा ना, पूरा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, सिर्फ y आएगा, y, ठीक है ना, ये आ जाएगा।
अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर लो, अगेन डिफ्रेंशिएट कर लो, कितना आ जाएगा, फर्स्ट इसको मान लो, इसको सेकंड मान लीजिए, √1 + x², और इसको डिफ्रेंशिएट करो d2y/dx2, और प्लस इसको उतार लो ऐसे, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा, x/√1 + x², और इक्वल टू इसको डिफ्रेंशिएट कर लो n dy/dx। बस उसके बाद आपको क्या करना है, ये हो गया √1 + x² d2y/dx2 प्लस ये हो गया x dy/dx, और ये है √1 + x²। और आप चुपके से यहाँ पर क्या करिए, dy/dx की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, जो कि आपने ये निकाला है, ये आपने निकाला है, ये तो क्या आ जाएगा, n y/√1 + x²। बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, 1 + x² d2y/dx2 प्लस x dy/dx इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, n²y। तो आपसे पूछ रहा था भाई इसका मान क्या होगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, n²y। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये रहा इसका सल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, कह रहा है पीरियड ऑफ sin² थीटा, sin² थीटा का आवर्तकाल कितना होता है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है भाई। sin थीटा का क्या होता है अगर कोई पूछे तो 2 पाई होता है, और स्क्वायर का क्या हो जाता है, पाई। तो इसका क्या हो जाता है, पाई होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपसे कह रहा है कि अगर L/Mn आर द pth, qth एंड rth टर्म ऑफ GP, तो आपसे पूछ रहा है आल पॉजिटिव, देन इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन, देखिए log L, log M, log N, तो ये क्या हो जाएगा भाई, आपसे क्या कह रहा है, L क्या है, P वां टर्म, तो L कितना हो जाएगा, L क्या है, P वां टर्म, तो L क्या हो जाएगा, L = A R पावर P-1, और M कितना हो जाएगा, A R पावर Q-1, N कितना हो जाएगा, A R पावर R-1। अब उसके बाद इन सब पे log लगा हुआ है, तो log L कितना हो जाएगा, log A प्लस P-1 log R, और log M बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर log लगा हुआ है ना, तो log A प्लस Q-1 log R, log N log A प्लस R-1 log R। ठीक है ना। ये वैल्यू आप जैसे ही आप यहाँ पर पुट करोगे, log A, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे ऐसे सेम, तो यहाँ पर PQR 111, तो ये आ जाएगा। तो क्या होगा जब इसको आप सिंपलीफाई करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे भाई, log A log A log A हर जगह है, इसको कॉमन ले लेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ R-1 log R log A P-1 log R। वैसे सवाल बहुत फेमस है, इसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0। तो ये बढ़िया है कि आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ पर क्या है, उन सभी का पर log लगा हुआ है और उनका पद क्रमांक है और सब 111 है, तो वैल्यू क्या आती है, 0। जब आप इसको अलग अलग करोगे, log A log A log A PQR 111, log A कॉमन ले लीजिएगा, 111 आ जाएगा, 2 कॉलम समान, तो इसकी वैल्यू 0। प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, R-1 log R P-1 log R R-1 log R, ये आएगा, log R अब की बार कॉमन हो जाएगा, R-1 P-1 R-1, ठीक है ना। ये क्या है, Q-1 है, ये नहीं, ये हमारा क्या है, Q-1 है ना, ये हमारा क्या है, Q-1 है। हाँ अच्छा नहीं, ये तो हमारा P है, ये हमारा Q है ना, ठीक है, ये हमारा Q है, ये तो P ही है, ये हमारा Q है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, अरे तो R है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये भी वैल्यू क्या आएगी, इसमें जब आप log R कॉमन ले लेंगे तो P-1 Q-1 R-1, और यहाँ से आप घटा लीजिएगा P-1 Q-1 R-1, ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरी 0। तो 0 + 0 क्या आ जाएगा, 0। मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो आप लगा लीजिएगा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है ना। ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, 0, ठीक है ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5,
5 क्या कह रहा है भाई? अच्छा, यहाँ पर पूछ रहा है इसकी लिमिट क्या होगी, और नॉट एग्जिस्ट का भी ऑप्शन दिया गया। जब कभी भी लिमिट के सवाल में नॉट एग्जिस्ट का ऑप्शन दे दिया जाएगा तब आपको ये सोचना पड़ेगा कि कहीं पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अलग अलग तो नहीं आ रही है। तो आपको देखना पड़ेगा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप क्या करो, इसको 0 माइनस h, यानी x को क्या करो 0 माइनस h से लिखो, यानी कि x बराबर क्या लिखो माइनस h। तो क्या आएगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2h अपॉन क्या आएगा? माइनस अंडर रूट 2h। ठीक है ना, क्योंकि कॉस के अंदर नेगेटिव हो तो प्लस हो जाता है। और ये फार्मूला यहाँ पर क्या काम करेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2h, तो इसको लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर h, 2 साइन स्क्वायर h। तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 साइन h अपॉन अंडर रूट 2h। और इसका मान क्या आता है? हमेशा 1। रूट 2 अपॉन माइनस रूट 2 क्या आ जाएगा? -1। और ऐसे जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तो क्या होता है इसमें राइट हैंड लिमिट में? x को हम लोग 0 प्लस h से रिप्लेस करते हैं, यानी h को हम लोग h से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2h, और नीचे क्या आएगा? रूट 2h ही अब की बार आएगा। और इसमें क्या आ जाएगा? सिमिलरली जैसे मैंने ऊपर किया था, इसमें क्या आ जाएगा? रूट 2 साइन h अपॉन रूट 2h। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और ये क्या आ जाएगा? 1। बात क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? लिमिट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, MKC की तरफ से अगर आपको कोई भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए, कोई भी प्रकार का आपको कोर्स लेना है, नेवी का हो चाहे एयरफोर्स का चाहे ICG का हो, तो ये सबसे यूनिक, पूरे भारत में सबसे यूनिक आपकी तैयारी को पूरा एकदम फाइनल टच देते हैं। तो आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको पूरी फैसिलिटी दी जाती है, रिटर्न से लेकर के ग्रुप डिस्कशन, स्टडी मटेरियल, फिजिकल सेशन में होता है, मेडिकल कैंप भी लगता है, और इंग्लिश बोलना भी आपको सिखाया जाता है, जिससे बच्चे बहुत हिचकिचाते हैं हर बात पर, तो भी यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाती है। आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा? tan इनवर्स tan 2π/3। तो क्या होगा? बड़ा सिंपल है भाई। क्या आपको पता होगा कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा तभी होता है जब थीटा हमारा क्या कहाँ बिलोंग करे? -π/2 से π/2। ठीक है ना, -π/2 से π/2 बिलोंग करे। ठीक है ना, तो अब क्या करिए, इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई माइनस π/3, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या आ जाएगा? tan इनवर्स माइनस tan π/3। अब आपको पता है tan इनवर्स माइनस tan π/3 बराबर क्या होता है? -π/3, -π/3। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -π/3। ठीक है ना, ऐसा इसलिए क्योंकि इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स tan -π/3 ऐसा लिख सकते हैं। तो और ये जो हमारा एंगल है वो इस रेंज में आ चुका है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमको ये ध्यान देना होता है कि जो आपकी वैल्यू हो वो रेंज में होनी चाहिए। तो रेंज में आ गया तो क्या आ गया? -π/3 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7वां हमसे क्या कह रहा है कि ऑर्डर और डिग्री बताना है। भाई ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर तो बहुत आसान होता है बताना, तुरंत एक झटके में बता दीजिए जितना आपको मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो मुझे तो भाई 3 दिख रहा है, तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? 3। ऑर्डर तो इसका क्या हो जाएगा? 3। रही बात जब आपको डिग्री बतानी हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। तो फ्रैक्शनल पावर है, इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ का क्यूब करना पड़ेगा। और जैसे दोनों तरफ का आप क्यूब करोगे तो यहाँ पर जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इस पर कितनी पावर लग जाएगी? 3। और यही इसका क्या होता है? डिग्री। तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? 3। तो 3,3। ठीक है ना, तो ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और डिग्री क्या होता है? उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर जो सबसे मैक्सिमम पावर लगी हो वो होता है उसका डिग्री। तो क्या लगी पावर? 3। वो भी कब लगेगी? जब आपको ये रिमूव करोगे तब। बिना इसको रिमूव किए हुए आप कुछ बता नहीं सकते हो। अगर आपने 1 बोल दिया तो बिल्कुल गड़बड़ बोल दिया, क्योंकि आपको फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो क्या दिया गया है? अ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट 3 2 0 एंड द लाइन दिस।
तो आपसे पूछ रहा है वो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, उस समतल का समीकरण जो इस बिंदु और रेखा से गुजरता हो। सिंपल सी बात है, वो जो समतल होगा वो इस बिंदु को सेटिस्फाई करेगा 3, 2, 0 को, और इस लाइन से गुजर रहा है तो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो लाइन है वो 4, 7 और 4 से होके जाती है। देख लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तुरंत अपना आंसर टिक कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है 3 - 2, ठीक है, ये भी कर रहा है, इसको रखो, और ये हाँ ये भी कर रहा है, इसको रखो, ये यक्स और 4 नहीं, ये नहीं कर रहा है, हटाओ, ये भी नहीं कर रहा है, हटाओ, ठीक है। यक्स और वाई की वैल्यू पुट करके देख लो भाई। अब उसके बाद ये दोनों कर रहे हैं, अब इसको रख के देखो, अभी मैंने इसको रखा था, अब इसको आप रख के देखो तो 4, 7, तो क्या हो जाएगा 4, 4, 8 - 7, ये कर रहा है, और नहीं ये नहीं कर रहा है, गड़बड़ हो गया, यही वाला कर रहा है। तो पहला वाला आपका सही ऑप्शन है भाई। वो प्लेन जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा ना। तो मैंने इस पॉइंट्स को सेटिस्फाई कराया, तो शुरू के दोनों गलत हो गए लास्ट वाले, और जब इससे कराया तो दूसरा वाला गलत हो गया, पहला वाला सही है। तो जब आपको एक ही ऑप्शन सही मिला तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपना आप समय बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ली जाए। आपको करना है 0 से 2 पाई तक मॉड साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो आपको पता होगा कि मॉड साइन एक्स का जो ग्राफ होता है भाई ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है ना। और ठीक है, और जो इतना एरिया होता है ये 2 के बराबर होता है, 2 यूनिट होता है ये एरिया। ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2, तो ये कितना होता है 0, ये हमारा पाई, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, ऐसे 10 पाई तक जाओगे तो 2 हमारा कितनी बार ऐड होगा भाई। ये जो आपका ये जो सेमी सर्किल बन रहा है ये कितनी बार बनेगा, 10 बार बनेगा, और हर एक सेमी सर्किल का एरिया 2 यूनिट होता है, तो 10 दूना 20, कितना आ जाएगा 20 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमसे तो इफ मॉड z - 4 इज लेस देन मॉड z - 2 इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को अगर ध्यान में रखा जाए इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इस तरह के सवालों में हम लोग क्या करते हैं कि z बराबर क्या ले लो भैया, x + i तो ले लेते हैं। तो यहाँ पर z बराबर जब आप x + i लोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x - 4 + i लेस देन x - 2 + i। इसका क्या आ जाएगा, x - 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आएगा, और ये क्या आ जाएगा लेस देन x - 2 का स्क्वायर और ये प्लस आयोटा ये y स्क्वायर। स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ओपन कर लो, x की पावर 2 + 16 - 8x + y स्क्वायर लेस देन x स्क्वायर + 4 + 4x अब प्लस y स्क्वायर। भैया पूरी तरीके से ख़त्म, ये ख़त्म, इसको वहाँ उठा के लाओ तो -12x हो जाएगा ना, नहीं माइनस में है, ये माइनस में है, तो क्या आ जाएगा -4x आएगा, -4x आएगा। और इसको यहाँ लेके चले आओ तो कितना आ जाएगा भाई 16, और यहाँ पर कितना है 4, तो -12 आ जाएगा। यानी x इज ग्रेटर देन 3, यानी जो रियल पार्ट हो वो 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। कट जाएगा ना, 4 3 12, और जो दोनों तरफ निगेटिव कटेगा तो इनइक्वलिटी की साइन बदल जाएगी। तो x इज ग्रेटर देन 3 इसका आंसर हो गया। यानी रियल पार्ट, x क्या है रियल पार्ट, वो 3 से बड़ा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। MKC की तरफ से जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो शायद कहीं नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप कोई भी चीज़ हो इसके लिए कॉल कर सकते हैं, आपको बुक वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट ऑड नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 5 7 रिपीटिशन अलाउड। बढ़िया सवाल है, कह रहा है कि आपको क्या बनाना है, 4 अंकीय संख्या बनानी है, 1 2 3 4, वो ऑड हो भैया, ऑड हो, और इन्हीं की सहायता से बनानी है। समझिए यहाँ पर ऑड बोल दिया, और जिनकी सहायता से बनाना है उसमें 0 भी आता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा
कि भाई ऑड बनाने के लिए इस स्थान पर क्या होना चाहिए, कोई संख्या ऑड तभी होगी जब उसका इकाई का अंक ऑड हो, विषम हो। तो इस पर आप 1 भर सकते हो, 3 भर सकते हो, 5 और 7 भर सकते हो। यानी इस स्थान को भरने के 4 तरीके होते हैं। बात क्लियर। और देखिए रिपीटिशन अलाउड है, यानी कोई भी अंक कितनी बार आ सकता है। इस वाले स्थान पे 0 को छोड़ के कुछ भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर टोटल 6 अंक हैं, इसको 5 प्रकार से भर दीजिए। और बीच वाले स्थानों पर आप कुछ रखिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 प्रकार सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 पंचे 30 और कितना आएगा ये 5 चौक 20, ऐसे कर लिए 5 चौक 20 और 6 छंग 36, 36 दूना 72, ये आ गया 720। आंसर क्या आ जाएगा 720, ठीक है ना। 720। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, कह रहा है यक्स ए प्लस बी की पावर एन के विस्तार में जो गुणांकों का योगफल है वो 4996 है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस विस्तार में जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हमेशा जो मध्य पद होता है उसी का गुणांक होता है, उसी का कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए आपसे पूछ रहा है जो इसके कोफिशिएंट्स का सम है वो इसके बराबर है। कोफिशिएंट्स का सम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि वेरिएबल्स को 1 पुट कर दो, वेरिएबल जितने भी हों उनको 1 पुट कर दो तो कोफिशिएंट्स का सम निकल के आता है। यहाँ से 1 + 1 करोगे क्या आ जाएगा, 1 + 1 की पावर n बराबर किसके बराबर आ जाएगा 4096। तो 2 पावर n कितना आ जाएगा 4096, यानी कि 2 पावर n बराबर क्या आ जाएगा, ये तो होता है 2 की पावर 12 होता है, तो n बराबर क्या आ गया 12। यानी यहाँ पर पावर कितनी लगी हुई है a + b की पावर 12। आपको पता है कि अगर पावर 12 है तो 13 टर्म आएगा, 13 टर्म आएगा। और जहाँ पर 13 टर्म हो तो जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो सबसे ग्रेटेस्ट होता है, ये तो रूल होता है। तो मिडिल टर्म जो होगा वो 7वां होगा। 13 टर्म है तो मध्य में क्या आएगा 13 + 1/2, 7वां, यानी आपको T7 निकालना है। T7 मतलब होता है T6 + 1, यानी कि 12C6 है। 12C6 आपको निकालना है, ये आपका कोफिशिएंट है। 12C6 की वैल्यू क्या होती है आप निकाल लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ क्या आती है। ये आपका आता है 924, ठीक है ना, निकाल लीजिएगा 924। सवाल नंबर 13 कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax² + 2bx + c इज नेगेटिव। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा जूम करते हैं और समझते हैं सवाल को। कह रहा है कि ये हमारे पास इसका जो a है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। अगर किसी का a 0 से बड़ा हो और डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर d का मान नेगेटिव हो तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। वो क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा क्या आती है पॉजिटिव, हमेशा क्या आएगा 0 से बड़ा आएगा, ये हमेशा क्या हो गया पॉजिटिव। और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी b² - 4ac का जो मान है वो लेस देन 0 है, यानी 4b² - 4ac लेस देन 0, यानी b² - ac लेस देन 0 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है ये क्या होगा, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। a b ax + b। अब यहाँ पर समझिए, इसको अगर मैं ना ही लिखूँ तो आप ये समझिए। अब यहाँ पर क्या करिए ऑपरेशन लगाइए भाई। देखिए इस वाली में आप यक्स से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दीजिए, यानी आप क्या करिए r3 रिप्लेस्ड बाई r3 - यक्स r1 - r2। तो क्या हो जाएगा a b ax + b b c bx + c, और ये क्या आ जाएगा ax, और ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा भाई अब तो ना, क्योंकि ax + b और इसमें घटेगा 0 आ जाएगा, bx + c घटेगा तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, ज़रा यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो क्या आएगा, इसमें x से मल्टीप्लाई कर लो क्या हो जाएगा 0 माइनस, इसमें x से मल्टीप्लाई करो ax² - bx, और ये घटा दो -bx - c, ये तो हो रहा है r3 - यक्स r1 - r2। तो क्या हो जाएगा -ax² + 2bx और + c, ये आ जाएगा। बस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये गया, क्या बचेगा -ax² + 2bx + c ac - b²। अगर आप ध्यान से देखिए तो भैया ये कैसा है नेगेटिव, और ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी।
और ये वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी का मान लेस देन 0 है, जिसका मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। भाई अगर बी स्क्वायर माइनस ए सी छोटा है 0 से तो ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। और पॉजिटिव 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 और एक बाहर निगेटिव लगा हुआ है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, निगेटिव। बात क्लियर है? तो क्या आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 14 क्या है हमारा, सवाल नंबर 14 क्या है हमारा, कह रहा है कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी ए माइनस, तो ये क्या किसके बराबर होगा भाई, बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे है आप ये समझिए, ए देखिए ये क्या, ये होता है आपका ए माइनस बी, ठीक है ना। अब उसमें से जब आप ए को निकालोगे, ए में से ए माइनस बी को निकालोगे तो क्या बचेगा, ये तो बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। आपका ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है ना। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ए और बी दो क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आप ज़रा देखिए, ये आपको दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या फिर इसको आप ऐसे रहने दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए कॉमन, तो क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या लिखा गया है ज़रा देखिए, ये लिखा गया है आपका कितना, 0.8 के बराबर। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.3। यहाँ जाएगा तो कितना आएगा, ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 0.5 अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 0.7, एक में से घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0.7। तो क्या आ जाएगा, 5/7 आ गया, 5/7। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा, 1 माइनस 5/7 यानी कि 2/7। कितना आ जाएगा, 2/7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एक रामबाण किताब चाहिए अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो एमकेसी किताबें सबसे बेस्ट मानी गई हैं, क्योंकि ये प्रॉपर एक्सपीरियंस टीचर द्वारा लिखवाई गई हैं। इसमें प्रॉपर जो आपका एग्ज़ाम जो आता है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, एग्ज़ाम को फोकस में करते हुए तब ये किताबें लिखी गई हैं, और जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूजफुल है उसको इसमें ज़रूर डाला गया है। तो आप एक बार, और ये सबसे अच्छी बात है आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। इसको आप मंगा सकते हैं। इधर उधर का टॉपिक पढ़ने से अच्छा है कि भटकाव कम होगा, तो आपके पास समय बचेगा, अब अपनी प्रिपरेशन को आप अच्छी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2। तो आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, एकदम आप समझिए इसका मान 2 आएगा। आंसर क्या आएगा इसका, 2 आएगा। और तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है यहाँ पर नीचे इसके ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन है और ये आपका दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ठीक है ना। क्यों इसका आंसर 2 आएगा, ये एक रूल होता है कि देखिए कैसे, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 है, वर्ग कर दो तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा बराबर 4 आ जाएगा। और ये कट गया आपस में, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर फिर से 2 आ गया। अब इसका फिर से स्क्वायर करोगे तो पावर 4 आ जाएगा, फिर से यहाँ 2 आ जाएगा।
भाई वही तो होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 इधर ट्रांसफ़र करोगे तो 4 - 2 आ जाएगा। ऐसे ऐसे हर बार इसका दो ही आंसर आएगा। तो आप कितने भी पावर करेंगे तो आप इसका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है ना, हमेशा 2 रहने वाला है। एक बार फिर करेंगे, एक बार करेंगे 4 आएगा, फिर करेंगे 16 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 64 आएगा, 128, 256, 512, 1024, वही आ जाएगा आपका। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, ये तो डायरेक्ट फार्मूले में आप लगाइए। साइन c/2 बराबर क्या होता है भाई, फार्मूला होता है कि अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी अपॉन ए बी। ठीक है ना। और यस मतलब क्या होता है भाई, यस मतलब क्या होता है, a प्लस बी प्लस c/2, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 प्लस 36 प्लस 39/2, ये कितना हो जाएगा 9 6 15 5 20, 3 3 6 1 7 2 9/2, यानी कि 45। यानी यस का मान क्या आ गया 45, यस माइनस ए 45 माइनस 15 कितना आ जाएगा 30, और 45 माइनस बी यस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अच्छा नहीं 6 नहीं 9 आएगा, 9। ठीक है ना। अब ये अपॉन क्या हो जाएगा ए बी, 15 गुणे 36 तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 2, 9 चौक ये 1/2, तो 1/√2, यानी क्या आ जाएगा, इसमें तो ऑप्शन ही गलत दिया गया है। फिर एक तरीके से क्या है 1/√2 इसका आंसर आ जाएगा। और तो साइन सी का मान 1/√2, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस होना चाहिए। ठीक है ना, 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा, 1/√2। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है जरा समझिए। आर्गुमेंट आपसे पूछ रहा है, इसका आर्गुमेंट क्या होगा। आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, 1 प्लस आयोटा अंडर√3 1 माइनस आयोटा अंडर√3 दिया गया है, तो इसको क्या करिए आप भैया मल्टीप्लाई कर लो। 1 प्लस आयोटा अंडर√3 1 प्लस आयोटा अंडर√3 क्या आ जाएगा 1 - 3 प्लस 2√3 आयोटा अपॉन 1, और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा -2 प्लस 2√3 आयोटा अपॉन 4, तो कितना आ जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। ये हमारा क्या होता है ओमेगा होता है। और आपको पता है ओमेगा का आर्गुमेंट क्या होता है भाई, ओमेगा आपका यहीं कहीं होता है। कितना बनाता है एंगल, क्या बनाता है ये 2π/3, यही एंगल बनाता है ना ओमेगा, यहीं पर तो होता है ओमेगा। कितना एंगल बनाता है 2π/3, तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो ओमेगा होता है वो कितना एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से 2π/3, इसको आप याद कर लीजिए, दिमाग में होना चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपसे, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर सेम दिए गए हैं, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या दिए गए हैं सेम दिए गए हैं। अगर सेम ऑब्जर्वेशन है तो कोई इसका डेविएशन हमेशा शून्य आता है। ठीक है ना, हमेशा। आप यहाँ पर 6 ऑब्जर्वेशन है और सबकी वैल्यू क्या है 6 6 6 है, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी इसकी 0 आ जाएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे पूछ रहा है इसका आर्थो सेंटर क्या होगा। आर्थो सेंटर का मतलब ये हुआ कि आपको एक ट्रायंगल दे दिया गया है ABC, ए का कोऑर्डिनेट कितना है हमारा -2, -6, बी का -2, 4, 1, 3। ठीक है ना। अब आपसे कह रहे हैं कि आर्थो सेंटर का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो साइड्स जो रेखाएं आपस में जहाँ पर कट करेंगी उसी को बोलते हैं आर्थो सेंटर। तो जरा यहाँ पर आप निकालिए, आप ए बी की वैल्यू निकालो। ए बी कितना आएगा, ए बी कितना आएगा, ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी 10 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 10। आप बी सी निकालो, बी सी कितना आ जाएगा 3 त्रिक का 9, तो कितना आ जाएगा ये 1, कितना आ जाएगा √10 आ जाएगा। आप ए सी निकालिए, ये कितना आ जाएगा -2, ये 3 त्रिक का 9 प्लस 9 9 9 81,
कितना आ जाएगा, √90 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर ज़रा देखें तो आपको ये ऑब्जर्व होगा यहाँ पर कि भाई AB का जो स्क्वायर है वो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर है। जो इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर AB, यहाँ पर जो AB है वो क्या है, AB हमारी कर्ण है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गई ना, AB कर्ण का काम कर रही है। अगर हमारी AB कर्ण है तो ये पॉइंट क्या होगा, C। और आपको पता होगा कोई समकोण त्रिभुज हो, ये समकोण त्रिभुज है ना भाई, समकोण त्रिभुज में ही क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो जो इसका ये वाला C वाला पॉइंट होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग आर्थो सेंटर। यानी जो C होगा वही हमारा आर्थो सेंटर होगा। यानी 1,3 जो होगा इसका आर्थो सेंटर होगा। 1,3 ऑप्शन में कहाँ है भाई, ये देखिए यहाँ पर है 1,3 क्या है आपका, आर्थो सेंटर है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बेटा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज, वैसे भी आपको पता होगा जितने भी बच्चे सफल होते हैं उनका एक मूल मंत्र होता है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, यानी उनको जो मॉक टेस्ट होता है वो बहुत हेल्प करता है। आपने सुना होगा मॉक टेस्ट क्या करता है कि आपको एग्ज़ाम की फील दिलाता है, आपके अंदर से डर ख़त्म करता है, हेजिटेशन ख़त्म करता है, आपको थोड़ा सा फेमिलियर बनाता है एग्ज़ाम के लिए, कैसे एग्ज़ाम में बैठना है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कितना स्पीड लानी है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप किसी भी बच्चे से पूछो तो ये शायद ये नहीं बोलेगा कि भैया ये जो मॉक टेस्ट होता है वो बेकार चीज़ होती है। सब बोलेंगे ये सबसे बढ़िया काम होता है कि बैठ करके आप मॉक टेस्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा था, इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। ठीक है, आपसे पूछ रहा इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, तो आपको ये 2 पॉइंट दे दिया गया है, एक है 7,4, एक है -1, -2। पूछ रहा है जो इनके बीच से राइट बाइसेक्टर मतलब क्या हुआ, राइट का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, जो उसको आधा आधा करे। तो ये इस लाइन का आपसे इक्वेशन पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे। पहली बात तो ये मध्य बिंदु है, तो ये क्या पॉइंट हो जाएगा 7, और ये कितना आएगा 3 भाई, x1 + x2/2, और ये कितना आ जाएगा y1 + y2, तो कितना आ जाएगा, (1). ठीक है ना। और इसका m कितना है, इस लाइन का स्लोप निकाल लो कितना है, इस लाइन का स्लोप कितना है, आप जरा ये निकाल लो कितना आ जाएगा, y2 - y1, तो 6/x2 - x1 8, तो 3/4। यानी कि जो ये लाइन होगी यहाँ वाली, इसका स्लोप कितना आ जाएगा, -4/3। तो बस आपको स्लोप पता लग गया, एक पॉइंट पता लग गया, इक्वेशन क्या आ जाएगा आप निकाल लीजिए। y - 1 = -4/3 x - 3, कितना आ जाएगा, 3y - 3 = -4x + 12, तो 4x + 3y -15 = 0। 4x + 3y - 15 = 0, ये हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। द लाइन 3x, तो क्या कह रहा है, 3x - 4y + 4, और ये दिया गया है आर द टेंजेंट टू द सेम सर्किल। ये दोनों क्या है, सर्किल पर टेंजेंट है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी रेडियस क्या होगी। ये कुछ ये वाली बात कर रहा है, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। तो ये क्योंकि भाई पैरेलल है, यहाँ पर देखिए इसको आप लिख सकते हैं कितना, 3x - 4y - 7/2 = 0। ये पैरेलल लाइन है क्योंकि x और y कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, तो पैरेलल है। तो आपको पूछा रेडियस, तो आप इनकी बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए, उसको आधा कर लीजिएगा। डिस्टेंस कैसे होता है, C2 - C1 √a² + b² के अंदर का मॉड। पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है। ये क्या हो जाएगा, C2 - C1, तो कुल मिलाकर के दोनों को ऐड कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, तो 7/2 + 4/9 + 16, तो कितना आ जाएगा, 8 7 15/2 × 5, तो क्या हो जाएगा 3/2। 3/2 इसका आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 3/4। कितनी आ गई रेडियस, 3/4। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। कह रहा है कि ये जो हमारे पास लाइन है वो इस पैराबोला पर टेंजेंट है। कि कोई लाइन पैराबोला पर टेंजेंट होगी, उसकी एक इकलौती बड़ी फेमस कंडीशन होती है कि C = A/m। C = A/m,
यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, c तो कोई बात नहीं, ये निकालना ही है। a कितना है 4ax करिए तो 4 आ जाएगा, m कितना है 2 तो कट गया, कितना आ गया 2 आंसर। आप क्या हो जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 क्या है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट पॉइंट। आपसे पूछ रहा है इस पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा। कोई बात नहीं, ये हमारा क्या होता है, तो इसका नॉर्मल का आपसे पूछ रहा है इक्वेशन -4,0 पर, तो -4,0 पर यही पूछ रहा है ना, -4,0 पर। तो हाँ, इसकी y एक्सिस होगी यही, ये सॉरी ये क्या होगी, x एक्सिस इसका काम करेगा, x एक्सिस नॉर्मल का, और x एक्सिस का जो इक्वेशन होता है क्या होता है, y बराबर 0। क्या होता है, y बराबर 0 होगा नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि वो जो पॉइंट है ना उसी पर लाई है, जो पॉइंट है भाई -4, जो 0 है उसी पर लाई कर रहा है, उसी पर लाई कर रहा है। और जो हमारा x एक्सिस पर है तो उस पर जो नॉर्मल बनेगा तो क्या होगा, वो x एक्सिस ही तो नॉर्मल बनाएगा। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y = 0। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर 0 है, और इन सब का आपको मैग्नीट्यूड दिया गया है इतना, तो आपसे पूछ रहा है ये क्या होगा। तो समझिए, देखिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर 0 वेक्टर है। अब आप क्या करिए, इनका दोनों तरफ का मॉड ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, ठीक है ना, या फिर स्क्वायर कर लीजिए, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस c का स्क्वायर प्लस 2 a.b प्लस b.c प्लस c.a इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस सब की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, 5 25 और 7 7 49, और 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर जो बचेगा इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। इसको मान लीजिए कुछ दिया गया है x वेक्टर, ठीक है ना, x वेक्टर बराबर 0। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ऐड करिए, 9 5 15 और 15 9 5 14 14 9 कितना आ जाएगा 23। तो 3 आ गया, और 4 2 6 और 6 2 8 प्लस 2x बार वेक्टर इक्वल टू 0। तो x वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा भाई, -83/2, कटेगा ही नहीं। तो -83/2 इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। बात क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो इस बारे को फिर से देख लीजिएगा और ख़ुद से लगाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चंस को लगाया हूँ। चलिए तो हम लोग चलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।